Assalamu alaikum students, I hope you are all doing fine. This is Zinia Shah with another video from STEM International और आज जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में इंग्लिश बुक 7 का चैप्टर नंबर 11 जिस तरह से हमने इन द प्रीवियस वीडियो रीड किया, उसको समझा और हमने रिस्पेक्टिंग अदर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी एक्सप्लोर करते गए. नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोना डाइव इनटू द एक्सरसाइज. उस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, पहला पोर्शन कवर करेंगे स्टार्टिंग विद दोज क्वेश्चंस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द चैप्टर जो हमने पढ़ा था, इंक्लूडिंग द MCQs, द ब्लैंक्स देयर ऑफ, और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चंस. और फिर व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि हम वर्ड मीनिंग्स और रीड एंड रिस्पॉन्ड वाला पार्ट एंड देन वोकैबुलरी. तो आज क्या क्या नया भी हम एक्सप्लोर करते हैं, आइए देखते हैं. और स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 11 की, दैट इज़ रिस्पेक्टिंग अदर्स. और इसमें एज यू नो द ड्रिल के शुरू में हम MCQs, ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ ही वोकैबुलरी को जो है वो कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद MCQs नाउ. अली एंड फरहान वर स्टूडेंट्स ऑफ, किस क्लास के स्टूडेंट्स थे, हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा ग्रेड 7 के. सो द थर्ड वन इज द राइट आंसर. हु स्टॉप द बॉयज़ एट द स्कूल गेट, किसने उनको रोका था स्कूल गेट पे, क्या टीचर थे, क्या गार्ड थे, क्या स्टूडेंट था कोई और, या फिर कोई विजिटर था. तो वो गार्ड थे, अंकल रफीक, जिनके बारे में हमने पढ़ा. तो द सेकंड वन इज द राइट आंसर. व्हाट डिड द बॉयज़ वांट टू गेट, लड़के क्या चाह रहे थे, किस चीज़ के लिए जो है वो स्कूल से निकलना चाह रहे थे. वाज इट अ बुक, वाज इट अ बैग, वाज इट अ बॉल और वाज इट अ नोटबुक. तो हम देखते हैं कहानी के शुरू में ही कि वो बॉल से खेल रहे होते हैं और वो बॉल जो है वो ज़ोर से हिट होने की वजह से गेट से बाहर चली जाती है. तो वो बॉल लेने के लिए जो है वो चाह रहे होते हैं कि वो अपनी बॉल ले आए वापस. सो द थर्ड वन इज़ द राइट आंसर. हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम था. मिस्टर रफीक तो वहाँ के गार्ड थे. सलमान को तो हमने नहीं पढ़ा, हमजा भी नहीं पढ़ा. तो मिस्टर कामरान वाज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. एंड देन लास्टली, व्हाट डिड द बॉयज़ लर्न, बच्चों ने या लड़कों ने, दोनों ने एंड पे क्या सीखा कि शुड दे प्ले केयरफुली और टू बी साइलेंट और टू रिस्पेक्ट अदर्स और टू रन फास्टर. केयरफुली खेलना, ध्यान से खेलना सीखा उन्होंने, चुप रहना सीखा, ज़्यादा तेज़ भागना सीखा, या फिर दूसरों की इज्जत करना. तो दूसरों की इज्जत करना इज राइट आंसर. देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. एंड नाउ वी मूव विद द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर फर्स्ट इज अली एंड फरहान एंजॉयड प्लेइंग डैश. तो ये हमने देख लिया था, दे एंजॉयड प्लेइंग आउटडोर गेम. सेकेंड इज द बॉल वेंट ओवर द वॉल ऑन टू द डैश आउटसाइड. तो जो बॉल थी जब वो हिट हुई तो फिर वो दीवार फैला के कहाँ पे चली गई, बाहर रोड पे, ऑन टू दी रोड आउटसाइड. फिर आ जाता है जी अली एंड फरहान टर्न्ड अराउंड एंड सॉ देयर डैश. तो जब अली और फरहान जो है वो गार्ड के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, उनको पीछे से आवाज़ आती है स्टॉप राइट देयर. तो फिर वो पीछे मुड़ते हैं और किनको देखते हैं, अपने प्रिंसिपल को, मिस्टर कामरान को. इफ़ वी वॉन्ट अदर्स टू डैश अस वी मस्ट डैश देम फर्स्ट. तो ये भी हमने पहले पढ़ लिया है कि अगर हम क्या चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ क्या करे तो हमें उनके साथ पहले करना पड़ेगा. अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी इज्जत करे तो हमें पहले उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, राइट. सो इफ़ वी वॉन्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट अस वी मस्ट रिस्पेक्ट देम फर्स्ट. लास्टली, वी मस्ट लर्न टू कंट्रोल आवर डैश. तो हमें किस चीज़ को कंट्रोल करने का सीखना चाहिए, अपने एंगर को, अपने गुस्से को. सो वी मस्ट लर्न टू कंट्रोल आवर anger. And now we move with the short questions. Short questions में पहला है, why did Ali and Farhan want to go outside the school? अली और फरहान स्कूल से बाहर क्यों जाना चाह रहे थे? Because of their ball, right? क्योंकि उनकी बॉल जो है वो दीवार से बाहर रोड पे चली गई थी. Why was Mr. कामरान angry with Ali and फरहान? मिस्टर कामरान क्यों गुस्सा थे अली और फरहान से? इसलिए क्योंकि अली और फरहान जो है वो गार्ड के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे और नहीं सुन रहे थे और बुरे तरीके से गुस्से से जवाब दे रहे थे. Why is it important to respect others? क्यों ज़रूरी है कि हम दूसरों की इज्जत करें? It is important to respect others because if we want others to respect us, we should respect them first. फिर write 5 reasons why we must control our anger. अब इसमें कोई भी 5 रीज़न्स जो आपको लगती हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ. पहली रीज़न ये है कि एंगर में आप डिसीजंस बहुत गलत ले लेते हैं. दूसरी भी आपको एक हिंट दे देती हूँ कि आप जो बोल जाते हैं गुस्से में, आपका वो मतलब नहीं भी होता, बाद में आप रियलाइज़ करते हो कि मैंने गलत बोल दिया, तो गुस्से में पता नहीं चलता और आप कुछ भी ओल फोल बोल जाते हैं. सो ये 2 रीज़न्स मैंने आपको बताई. कुछ 3 रीज़न्स आप सोचिए, अगर और सोच सकते हैं तो और भी सोच के लिख सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोना आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड देन गिव एन ऑल्टरनेट एंडिंग ऑफ द स्टोरी. ये स्टोरी किसी और तरह भी एंड हो सकती थी. क्या आपको लगता है कि आप इस स्टोरी को डिफरेंटली एंड कर सकते थे? इफ़ यस, फॉर इंस्टेंस जो है
हम देखते कि जो अंकल रफ़ीक हैं वो इस तरह ना सुनते, वो आगे से और ज़्यादा जो है वो गुस्से में बात कर देते, तो फिर स्टोरी की एंडिंग डिफरेंट हो सकती थी, राइट। तो इस तरह से, या फिर प्रिंसिपल जो है वो खुद से उनको सिर्फ इतना ही ना डांटते बल्कि उनके पेरेंट्स को भी बुला लेते, इस तरह भी एंडिंग डिफरेंट हो सकती थी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन थिंक अबाउट योर ओन ऑल्टरनेट एंडिंग एंड ऐड इट टू दी स्टोरी। आ जाते हैं वर्ड्स एंड मीनिंग्स की तरफ। तो वर्ड्स एंड मीनिंग्स में सबसे पहला है रिस्पेक्ट, मतलब ट्रीटिंग अदर्स काइंडली एंड पोलाइटली, किसी के साथ रहम के साथ और अच्छे तरीके से साथ बिहेव करना, इसका रिस्पेक्ट करना कहते हैं। सेकेंड इज परमिशन, अप्रूवल टू डू समथिंग, किसी भी चीज़ को करने की अगर आपके पास अप्रूवल है, आपके पास मतलब आपको अलाउ है कि आप कर सकते हो, तो उसको कहेंगे कि आपके पास परमिशन है कि आप कर सकते हो। थर्ड वर्ड इज़ रूड, रूड का मतलब है नॉट पोलाइट, धीमा ना हो, बहुत ही बदतमीज़ाना कोई आपका लहजा या फिर मजाज हो तो उसको कहते हैं रूड। देन वर्ड्स में आ जाता है हमारे पास अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब है टू से सॉरी, किसी से माफ़ी मांगने को अपोलोजाइज करना कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बिहेवियर, द वे अ पर्सन एक्ट्स, एक शख्स किस तरह से जो है वो एक्ट करता है उसको बिहेवियर उसका कहते हैं। एंड देन कामली मीन्स पीसफुली एंड क्वाइटली, अच्छे तरीके से, अमन वाले तरीके से और चुपचाप करके किसी चीज़ को काम करना, तो उसको कामली कहते हैं। ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज 120 वी हैव रीड एंड रिस्पॉन्ड। अब इसमें क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड द क्लास इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स बना दीजिए सारी की सारी क्लास का। असाइन 1 ग्रुप टू रीड अ फिक्शन टेक्स्ट एंड द अदर टू रीड अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट, एक ग्रुप जो है वो फिक्शनल कोई टेक्स्ट पढ़ेगा और दूसरा जो है वो नॉन फिक्शनल पढ़ेगा। ये भी हम पहले देख चुके हैं, फिक्शनल वो है जो इमेजिनेटिव है, नॉन फिक्शनल वो है जो फैक्चुअल है। Ask learners to find the meanings of unfamiliar words using a dictionary and compare them with the meaning suggested by the context of the text. उसमें से मुश्किल जो अल्फाज हों उनको निकाल लेना है, जो अल्फाज पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं बच्चे, आप जो पहली दफ़ा अल्फाज पढ़ो तो आप उसको अंडरलाइन कर लो, उसका मीनिंग निकालो डिक्शनरी से और फिर उसके बाद कंपेयर करो उस मीनिंग को, ये डेनोटेटिव मीनिंग होगा, कंटेक्चुअल मीनिंग के साथ कि कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से वो वर्ड यूज़ हुआ है। ईच ग्रुप विल देन शेयर अ ब्रीफ समरी ऑफ देयर रीडिंग्स विद द क्लास, और फिर हर ग्रुप जो है वो अब मतलब नहीं शेयर कर रहा वर्ड्स के, बल्कि क्या शेयर कर रहा है, अपनी अपनी जो उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा फिक्शन और नॉन फिक्शन उसकी समरी बनाई ब्रीफ्स, और फिर समरी को एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर किया। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द थीम एंड कन्वेंशंस ऑफ द चैप्टर रिस्पेक्टिंग अदर्स, एक और काम जो आपने करना है वो रिस्पेक्टिंग अदर्स की थीम और कन्वेंशंस को आपने आइडेंटिफाई करना है और एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है। एंड कलेक्ट की डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द चैप्टर इन योर ओन वर्ड्स, उस पूरे चैप्टर में से कोई एक इंसिडेंट जो है वो आपने ले लेना है और उस एक इंसिडेंट की डिटेल्स को उठाते हुए आपने उसको नरेट करना है। एंड वंस डन विद दैट वी नाउ मूव टुवर्ड्स वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज एडवर्बियल फ्रेजेस। एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं? एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एडवर्बियल फ्रेज क्या है? एक ग्रुप है 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का जो कि इकट्ठे कैसा काम करें, एडवर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं किसी भी जुमले में, उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वही काम जो एडवर्ब करता है किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी और एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, वही एडवर्बियल फ्रेज भी करते हैं। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई एन एक्शन हैपेंस। क्या बता रहे होते हैं? कैसे, कब, कहाँ कोई चीज़ हुई थी। एग्जाम्पल्स के तौर पे वी हैव अ पर्टिकुलर टेबल और उस टेबल में हाउ, व्हेन, वेयर और वाई को जो है वो हम देखेंगे। हाउ में द बॉय स्पोक इन अ काम वॉइस, हाउ डिड द बॉय स्पोक, तो द बॉय स्पोक इन ए काम वॉइस। फिर ही सॉल्व द प्रॉब्लम विद ग्रेट एफर्ट, हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम विद ग्रेट एफर्ट। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन इन अ क्लियर मैनर, हाउ डिड द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, तो एक्सप्लेन द लेसन इन अ क्लियर मैनर। तो ये हाउ के जवाब आ रहे हैं हमारे पास, एडवर्बियल फ्रेजेस हो गए। इन अ क्लियर मैनर, विद ग्रेट एफर्ट, इन अ काम वॉइस। फिर इसके बाद व्हेन के भी इसी तरह से देख लेते हैं। वी विल स्टार्ट द क्लास आफ्टर द ब्रेक, तो आफ्टर द ब्रेक यहाँ पे आ गया। द रीच द स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अर्ली इन द मॉर्निंग इज गिविंग अस द आंसर ऑफ व्हेन एंड देयरफॉर इज द एडवर्बियल फ्रेज। वी प्लान टू विजिट आवर रिलेटिव्स नेक्स्ट वीकेंड, हम अगले हफ्ते जो है वो अपने रिलेटिव्स को विज़िट करने की प्लान कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वीकेंड जो है यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। शी वेटेड नियर द गेट, अब ये वेयर की एग्जांपल आ रही है। वेयर डिड शी वेट? नियर द गेट, तो नियर द गेट यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज हो गया। द कीज वर फाउंड अंडर द टेबल, वेयर वर दे फाउंड? Under the table, so under the table is the adverbial phrase. The children were playing in the ground, where were they playing? In the ground, so in the ground is the adverbial phrase of where.
फिर वाई के सवालात आएंगे और उसके जवाबात में भी देख लेते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज कहाँ पे और कैसे यूज़ हो रहा है। स्टेड होम बिकॉज ही वॉज अनवेल। वाई डिड ही स्टे होम? बिकॉज he was unwell. So this is the adverbial phrase. They left early because of the heavy rain. Why did they leave early? Because of the heavy rain. Adverbial phrase हो गया. He saved money to buy a new bicycle. तो why did he save money to buy a new bicycle? तो ये adverbial phrase हो गया. Now what you're gonna do is the task number 1 देखते हैं. Find 8 adverbial phrases and use them in your own sentences. Write one phrase in each column. कोई भी 8 adverbial phrases आप अपने चैप्टर में से भी ढूंढ सकते हैं, आप किसी भी और सोर्स से ढूंढ सकते हैं और ढूंढ के उनको जो है ईच कॉलम में लिख देना है। ठीक है। हाउ के लिए आपने 2 कोई एडवर्बियल फ्रेजेस लेकर आने हैं डिफरेंट देन व्हाट आर प्रोवाइडेड इन योर बुक ऑन पेज 120। व्हेन के जो है इस तरह से 2 कोई ऐसे सेंटेंसेस जिसमें व्हेन का आंसर हो, वेयर का आंसर हो, ऐसे ही 2 वो सेंटेंसेस और ऐसे 2 सेंटेंसेस जिनमें वाई का आंसर हो। एंड द लास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब कंबाइंड विद अ preposition, एन एडवर्ब और समटाइम्स बोथ। इसके साथ कंबाइन हुआ होता है एक प्रपोजिशन के साथ, एक एडवर्ब के साथ, या फिर कभी कभार दोनों के साथ कंबाइन होके जो है वो वर्ब अगर तो यूज़ हो रहा हो तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। टुगेदर दे क्रिएट अ मीनिंग दैट इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। ओरिजिनल वर्ब से हमेशा इनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल है लुक आफ्टर। तो ये नहीं है उसके बाद देखना है। लुक आफ्टर इज टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी का ख्याल रखना इज टू लुक आफ्टर। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर आफ्टर स्कूल, के स्कूल के बाद वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखती है। देन वी हैव द सेकंड एग्जांपल गिव अप। गिव अप का ये मतलब नहीं है ऊपर देना। गिव अप का मतलब है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कि कोई चीज़ जो है वो छोड़ देना, राइट अपनी होप लूज़ कर देना, उसको छोड़ देना। नो, ही डिसाइडेड टू गिव अप अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, के उसने अपनी जो गलत खाने की आदत थी उसको छोड़ देने का इरादा कर लिया। पिक अप इज़ द नेक्स्ट वन। पिक अप मीन्स टू कलेक्ट, के किसी चीज़ को कलेक्ट करना। पिकअप का मतलब उठाना। उठाना ऐसे इसी तरह से नहीं है, लेकिन पिकअप उस तरह भी यूज़ हो सकता है, बट इट एज अ फ्रेजल वर्ब इट मीन्स टू कलेक्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज़ पिक अप योर बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से अपनी किताबें उठा लीजिएगा या ले लीजिएगा। रन आउट ऑफ, टू हैव नो मोर ऑफ समथिंग। रन आउट ऑफ का अदरवाइज मतलब होता है किसी जगह से बाहर भागना, लेकिन रन आउट ऑफ का फ्रेजल मतलब ये है कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, राइट। एग्जाम्पल वी रैन आउट ऑफ मिल्क सो आई वेंट टू द शॉप, के दूध ख़त्म हो गया था इसलिए मैं शॉप चला गया। इसी तरह से पुट ऑफ इज़ द लास्ट फ्रेजल वर्ब एग्जाम्पल दैट वी हैव फॉर टुडे एंड दैट मीन्स टू डिले। पुट ऑफ का मतलब टू डिले है, किसी चीज़ को जो है वो आगे कर देना, लेट कर देना, उसमें थोड़ी ताख़ीर कर देना। द टीचर पुट ऑफ द टेस्ट अंटिल नेक्स्ट वीक। टीचर ने टेस्ट को नेक्स्ट वीक तक जो है वो डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, आगे कर दिया। इसी तरह से नाउ वी आर टू डू अ टास्क दैट इज टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज ईच वन इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स नीचे प्रोवाइडेड हैं, आपने सबसे पहले तो उनके मतलब ढूंढने हैं। किसी भी सोर्स से ढूंढ सकते हैं, डिक्शनरी से, या फिर आप मतलब जो है वो इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं और उनको फिर जो है आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके अपनी नोटबुक में लिखना है। नंबर 1 कैरी ऑन, Number 2 deal with, Number 3 come across, Number 4 turn into, Number 5 think over. And with this we are done. Alright, so we're done with the first portion of the exercise, chapter 11 respecting others की। और इसके अंदर जो है सबसे important चीज़ जिस पे हमने end किया है अपना portion, that is vocabulary का part। vocabulary के अंदर adverbial phrases को हमने समझा कि क्या होते हैं, साथ ही साथ phrasal verbs क्या होते हैं, उसका concept क्या है और किस तरह से sentences में उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने sentences के meanings को और ज़्यादा जो है वो advanced और ज़्यादा जो है interesting बना सकते हैं। So with that I hope you will keep on practicing और मिलेंगे in the next video with the second portion of this exercise. Till then, take care. Allah Hafiz.